Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Macroeconomics and today our topic is Theory of Cost Part 2। बेसिकली ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और ये थ्योरी ऑफ कॉस्ट है। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 1 देखा था, आज पार्ट 2 से कंटिन्यू करेंगे और वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे पार्ट 1 एंड किया था। और हम कर रहे थे टाइप ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट के कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मेन कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे आ गए हैं और आज की जो टाइप है या कॉन्सेप्ट है कॉस्ट का वो पहला है हमारे पास फिक्स कॉस्ट। ये ऐसे कॉस्ट होती है, ऐसा खर्चा होता है कि जो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, तब्दील नहीं होता। फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट विच रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि कांस्टेंट रहती है, एक जैसी रहती है, तब्दील नहीं होती, चाहे इररिस्पेक्टिव द लेवल ऑफ आउटपुट, चाहे पैदावार की लेवल कुछ भी हो, चाहे पैदावार ज़्यादा हो रही हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही हो कंपनी के अंदर, प्रोडक्शन कम हो रही हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो फिक्स कॉस्ट है वो एक जैसी रहती है। हत्ता कि प्रोडक्शन ना भी हो रही हो तब भी फिक्स कॉस्ट एक जैसी ही रहती है। आगे देखते हैं, दीज कॉस्ट रिमेन अनचेंज्ड इवन इफ द आउटपुट ऑफ द फर्म इज नील। वही बात, ये कॉस्ट जो है वो अनचेंज रहती है, चाहे किसी फर्म के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर, चाहे आउटपुट जो है पैदावार है वो नील ही क्यों ना हो, ज़ीरो ही क्यों ना हो, फिर भी आपको ये जो है कॉस्ट देनी पड़ती है। For example, taxes, rent, interest are all fixed costs as they do not vary within the constant capacity। मिसाल के तौर में जो टैक्सेस हम गवर्नमेंट को अदा करते हैं, कोई बिल्डिंग का टैक्स है, कुछ भी है, वो टैक्सेस आपको अदा करने पड़ेंगे। एक बिल्डिंग आपने ली हुई है रेंट पे, चाहे उस बिल्डिंग में प्रोडक्शन हो रही है नहीं हो रही है, आपको बिल्डिंग का रेंट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट, आपने पैसा लिया हुआ है कारोबार के लिए, लेकिन आप पैदावार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपको उसके पैसों पे जो इंटरेस्ट है, सूद है, वो देना ही पड़ेगा। ये तमाम जो हैं ये फिक्स कॉस्ट है, ये तब्दील नहीं होती अपनी कैपेसिटी के अंदर, ये एक जैसी रहती हैं, चाहे प्रोडक्शन हो रही हो चाहे प्रोडक्शन ना हो रही हो। मिसाल के तौर पे मैं एक बिल्डिंग ख़रीदता हूँ, ठीक है, वहाँ पे एक अकेडमी स्टार्ट करता हूँ बच्चों को पढ़ाने की, और मेरी बिल्डिंग का जो रेंट है वो 1 लाख रुपये है, और पहले महीने मेरे पास 50 बच्चे हैं, वो जितनी मुझे फ़ीस देंगे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे रेंट के ऊपर। फिर अगले महीने 200 बच्चे आ गए, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बिल्डिंग का रेंट 1 लाख देना पड़ेगा, चाहे मैं उससे जितना कमाऊँ या जितना ना कमाऊँ, मुझे जितने टीचर रखने पड़े, खर्चा करना पड़े, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आगे छुट्टियाँ होगी, बच्चे नहीं आ रहे, फिर भी मुझे रेंट देना ही पड़ेगा बिल्डिंग का। ये मेरा फ़िक्स खर्चा है जो मुझे अदा करना पड़ेगा। बाकी स्टूडेंट्स का कम आना, ज़्यादा आना, उनके लिए चेयर्स का अरेंज करना, क्लासेस का अरेंज करना, टीचर्स का अरेंज करना, ये डिपेंड करता है कितने बच्चे आ रहे हैं। ये खर्चे कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो फिक्स मेरा कॉस्ट है जैसे कि रेंट है वो मुझे पे करना ही करना पड़ेगा। एनी कंपनी कैन नॉट अवॉइड दिस कॉस्ट। कोई भी कंपनी जो है ये अखराजात जो है वो अवॉइड नहीं कर सकती। फिक्स कॉस्ट देयरफॉर आर नोन एज सप्लीमेंट्री, एडिशनल कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट। इसलिए फिक्स कॉस्ट को सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहा जाता है, ओवरहेड कॉस्ट भी कहा जाता है। सप्लीमेंट्री और ओवरहेड का मतलब एडिशनल कॉस्ट, कि आपको ये प्रोडक्शन ना भी हो फिर भी अखराजात ये पे आपको करने पड़ रहे हैं, ठीक है, ये आपके सर से ऊपर के खर्चे जो आपको पे करने हैं, चाहे प्रोडक्शन कंपनी में हो रही है या नहीं हो रही। अब जैसे कि ये डायग्राम हमें यहाँ पे बताई गई है, यहाँ पे आप देखें एक्स एक्सिस पे प्रोडक्शन यूनिट लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1000 की है, 1000, 2000, 3000, 4500 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हमारे पास लेफ्ट साइड पे वाई एक्सिस पे हमारे पास कॉस्ट है, ठीक है, एक कॉस्ट 1000 में है, ठीक है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। अब जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक चाहे ज़ीरो प्रोडक्शन है, हमारी आउटपुट जो है ज़ीरो है, फिर भी हम $20,000 जो है, 20,000 जो है कैश जो कॉस्ट हमारी है वो हम बेयर कर रहे हैं। यहाँ पे डॉलर हो चाहे जो रुपीज़ हो, कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, कि ज़ीरो प्रोडक्शन पे भी 20,000 हमारी कॉस्ट आ रही है। अब प्रोडक्शन हम 1 कर रहे हैं, 1000 में है, ठीक है, फिर भी हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो 20 पे ही खड़ी है, 20,000। चाहे प्रोडक्शन 2 हो जाए, फिक्स कॉस्ट वहीं पे खड़ी है। प्रोडक्शन के यूनिट्स बढ़ते जाएंगे, फिक्स कॉस्ट वहीं की वहीं रहेगी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये डायग्राम से भी हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल कॉस्ट। ये बिल्कुल ऑपोजिट है फिक्स कॉस्ट के। वेरिएबल कॉस्ट जो है ये डिपेंड करती है प्रोडक्शन के ऊपर, जितनी ज़्यादा पैदावार उतनी ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट, जितनी कम पैदावार उतनी कम वेरिएबल कॉस्ट। Variable costs are those costs that change directly as the volume of output changes। वेरिएबल कॉस्ट ये वो अखराजात हैं जो चेंज होते हैं डायरेक्टली एज द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंजेस। जितना हमारा आउटपुट का वॉल्यूम चेंज होगा, जितनी हमारी प्रोडक्शन पैदावार चेंज होगी, उसी हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी।
एज द प्रोडक्शन इंक्रीजेज वेरिएबल कॉस्ट आल्सो इंक्रीजेज, जैसे पैदावार बढ़ेगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। एंड एज द प्रोडक्शन डिक्रीजेज वेरिएबल कॉस्ट आल्सो डिक्रीजेज, जैसे ही प्रोडक्शन डिक्रीज होगी वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी। व्हेन द प्रोडक्शन स्टॉप वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो, जब पैदावार रुक जाएगी वेरिएबल कॉस्ट भी रुक जाएगी। अब ये कैसे होता है हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय या वेजेस ऑफ एम्प्लॉय, रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑल फॉल अंडर वेरिएबल कॉस्ट। मिसाल के तौर पे कि आप अपने मजदूरों को दिहाड़ी या सैलरी देते हैं पैदावार करने के लिए, और पैदावार के लिए रॉ मटेरियल मंगवाते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आज पैदावार कम हो रही है तो आपको कम लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, आपके अखराजात जो हैं वेजेस के सैलरी के वो कम आएंगे। अगर पैदावार कम है तो आप रॉ मटेरियल भी कम मंगवाएंगे, उसका खर्चा भी कम होगा, तो ऑटोमेटिक पैदावार कम होने की वजह से आपकी रॉ मटेरियल की और लेबर की कॉस्ट जो है वो कम होगी। लेकिन अगर पैदावार ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा लेबर आप हायर करेंगे, उनका खर्चा भी बढ़ेगा, रॉ मटेरियल भी ज़्यादा खरीदेंगे, उसका खर्चा भी बढ़ेगा, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अगर प्रोडक्शन नहीं हो रही, कोई ऑर्डर नहीं आया, कोई पैदावार आपने नहीं करनी, ना ही आप लेबर को बुलाएंगे, ना ही आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट नील हो जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो चेंज होती है विद प्रोडक्शन। फिक्स कॉस्ट आपको पता है वैसे की वैसे रहती है, प्रोडक्शन चाहे जीरो हो चाहे इंक्रीज हो रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहीं पे नीचे डायग्राम दी गई है, आप देख सकते हैं कि जब प्रोडक्शन ज़ीरो है तो कॉस्ट भी ज़ीरो है। जब प्रोडक्शन 1 पे गई है इन 1000 के अंदर तो आपकी जो कीमत है वो 10 पे चलेगी, 10,000 के ऊपर। इसी तरह जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है 2000, 3000, 4000, 5000, हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती जा रही है, 20,000, 30,000, 40,000 की तरफ जा रही है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती रहेगी। ठीक है, दोनों जो आप देख सकते हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जब 5,000 पे प्रोडक्शन हुई है तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो कॉस्ट है वो 40 के करीब आ चुकी है, 40,000 के। प्रोडक्शन इंक्रीज वेरिएबल कॉस्ट आल्सो इंक्रीज। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आ जाती है टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब ये टोटल कॉस्ट क्या होती है? ये टोटल खर्चा होता है प्रोडक्शन करने का। टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। टोटल कॉस्ट वो तमाम अखराजात होते हैं जो हम करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को पैदावार करने के लिए, उनको बनाने के लिए। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? टोटल कॉस्ट टीसी जो है, ये टोटल कॉस्ट है, इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। टीएफसी कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को एंड टीवीसी कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। जब तमाम फिक्स कॉस्ट को, चाहे वो रेंट है, इंटरेस्ट है, टैक्सेस हैं, कुछ भी है, उनको जमा कर लिया जाए और प्लस कर दिया जाए टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, तो जो अमाउंट हमारे पास आती है वो टोटल कॉस्ट कहलाती है कि पैदावार का टोटल खर्चा हमारे पास इतना हुआ है। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है एवरेज कॉस्ट का। पर यूनिट की एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है? एवरेज कॉस्ट इज नॉट एक्चुअल कॉस्ट, इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय द टोटल आउटपुट। एवरेज कॉस्ट जो है ये असल कॉस्ट नहीं है, मुकम्मल कॉस्ट नहीं है। इसको ऑब्टेन किया जाता है बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट, जितना भी अखराजात आया है उसको टोटल आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस। जितने यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल कॉस्ट से, तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट, दरमियानी कॉस्ट हमारे पास जो है वो आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कहते हैं तब्दीली हो जाना, किसी एक यूनिट ज़्यादा बनाने से या कम बनाने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आएगा। अब यही हम देखते हैं, द कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। जब एक यूनिट कमोडिटी का एडिशनल पैदा किया जाएगा, एडिशनल बनाया जाएगा, तो जिसकी वजह से कॉस्ट चेंज आएगा, इनकर्ड होगी, बनेगी, उस तब्दीली को हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल को उर्दू में कहा जाता है हद से ज़्यादा हो जाना। ठीक है, अपनी हद के निकल जाना। थस इट्स शोन अ चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर और लेस यूनिट इज प्रोड्यूस। तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ये शो करता है जो चेंज आता है टोटल कॉस्ट में, जब एक यूनिट ज़्यादा या एक यूनिट कम प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसकी वजह से जो टोटल कॉस्ट में फ़र्क आता है उसी को हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला दिया गया है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू ट्राइंगल सी डिवाइडेड बाय ट्राइंगल क्यू। अब ये ट्राइंगल जो है ये चेंज इन कॉस्ट है डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, जब चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी होगा तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है, वेयर एम सी स्टैंड फॉर मार्जिनल कॉस्ट, डेल्टा, जिसको हम ट्राइंगल सी जो है चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
और जो ट्रायंगल क्यू जो है इसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी। ये फार्मूला है मार्जिनल कॉस्ट का। इसकी जो आगे एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट इनको किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक है थ्योरी ऑफ कॉस्ट पार्ट 2 का कंप्लीट हो जाता है। इसका पार्ट 3 बनाएंगे मोर एक्सप्लेन करने के लिए, और उम्मीद होगी कि आपको तब जाके कॉस्ट की जो थ्योरी है वो कंप्लीट समझ आ जाएगी। स्लाइड्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।